हेलो 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 बच्चों, कैसे हो बेटा? कैसे हो सब लोग? बढ़िया पढ़ाई चल रही है? अच्छे क्लासेज मिलते जा रहे हैं? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब लोग अच्छे से क्लास करते चलो। मोटा मोटी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर पूरा फिनिश कर लिए। एग्जामिनेशन को लेके जितनी बातें हो सकती हैं वो सारा का सारा बात हम लोग किए। तो अब हम तुम लोग के पास हम लेकर के आए हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेकेंड सेम में तो इससे ढेर सारा क्वेश्चन आने जा रहा है, इसलिए इसको खूब अच्छा से पढ़ना। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स बेटा? Thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into mechanical energy and vice versa. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जहां मेरे को पढ़ने का मौका मिलेगा कि हम हीट एनर्जी को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या इसका उल्टा, हीट एनर्जी को कैसे मैकेनिकल। अब हीट एनर्जी देखो, गाड़ियां जो चलती हैं, जो तुम्हारे बाइक चलते हैं, जो तुम बाइक चलाते हो, तो बाइक के इंजन के भीतर क्या होता है? हीट एनर्जी स्टोर होता है। हम लोग एक तरफ से तेल देते हो, अंदर में करंट मिलता है, और तेल और पेट्रोल और करंट का चिंगारी दोनों मिलता है तो अंदर में बम्बार्डिंग होता है, बहुत भयंकर बम्बार्डिंग होता है। और बम जब फटेगा तो क्या होगा? हीट बनेगा, मतलब इंजन के भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट डेवलप होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। किससे? पेट्रोल एक तरफ आता है और एक तरफ से जो स्पार्क होता है ना, अंदर में इंडक्शन की क्रिया हो जाती है, स्पार्क होता है, स्पार्क होने से पेट्रोल दोनों आग मिल जाए, दोनों क्या बनेगा? बम बन जाएगा। मतलब काफ़ी अंदर में इंजन के भीतर आग लगती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीट डेवलप होता है और उसी हीट के कारण हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। हमारी गाड़ी का आगे की ओर बढ़ना मैकेनिकल एनर्जी हो गया, अंदर में हीट का बनना हीट एनर्जी हो गया, और गाड़ी को आगे बढ़ाने में यही हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इट डील्स विद द डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, और ये हम लोग को गैसेस में भी ये चीज़ हम लोग को देखने का। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर काउज बाई द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विदाउट डूइंग वर्क इज कॉल्ड हीट एक्सचेंज। और हम लोग पढ़ते हैं हीट एक्सचेंज। क्या हीट एक्सचेंज है बेटा? हीट एक्सचेंज क्या है? एक बार पहले हीट एक्सचेंज समझ लो, क्या होता है हीट एक्सचेंज। ये देखो, अगर एक गर्म वस्तु है, एक ठंडी वस्तु है, हम दोनों को सटाएंगे। जैसे हाथ पर हम बर्फ लेंगे, हाथ पर हम बर्फ लेंगे, हमारा हाथ क्या है? गर्म है, बर्फ क्या है? ठंडी है, तो हमारे हाथ से ऊष्मा निकल करके बर्फ में समाएगी, इसीलिए बर्फ हमको ठंडी लगती है। तो क्या इसमें कोई वर्क करना पड़ा? क्या नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन बिना वर्क किए ही हीट क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक्सचेंज हो गया। इसी को हम बोलते हैं हीट एक्सचेंज। बिना काम किए बगैर ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का समा जाना ही कहलाता है हीट एक्सचेंज। अच्छा, कब तक हीट एक्सचेंज होते रहेगा? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा निकल करके जाएगी तो कब तक जाते रहेगी? हम इसके लिए बच्चों को समझाते हैं कि मान लो, अब चलो देखो, मान लो कि दो टंकी है, हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसमें भी इतना दूर तक पानी भरा हो, इसमें इतना दूर तक पानी भरा हुआ और ये खाली है। तो क्या होगा? इससे जैसे यहाँ पर जो नल लगा हुआ है खोलेंगे, बल्ब खोलेंगे, वैसे ही इससे पानी घटते जाएगा और इसमें बढ़ते जाएगा, और कहाँ तक आ जाएगा? जब तक कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाए। हम इसको यहाँ समझाने का प्रयास किए कि ए में बहुत ऊष्मा है, देख रहे हो लाल है, ये एकदम इसमें कोई ऊष्मा नहीं है, हम दोनों को कनेक्ट कर दिए। अब दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक एक्सचेंज होते रहेगा। अब बराबर जब हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज नहीं होगा। दोनों टंकी, एक टंकी खाली है, दूसरा टंकी भरा हुआ, कनेक्ट कर दिए, तो पहले एक भरल का टंकिया से कम वाला टंकिया में जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मान ले कि एक टंकिया में ऊष्मा है, खूब ऊष्मा है, दूसरा में कम ऊष्मा है, तो पहले का टंकिया से निकल के दूसरा टंकिया में समाया। कब तक समाएगा? कब तक समाएगा? जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब ऊष्मीय, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? ऊष्मीय संतुलन कह सकते हो, संतुलन कह सकते हो, है ना, ऊष्मा का संतुलन हो जाना कह सकते हो। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बहुत अच्छा है, समझो, वहां पर पढ़ लेना। If two body A and B are separated in thermal equilibrium with a third system C, then system A and B are in thermal equilibrium with each other. This is zeroth law. क्या मतलब? अब जरा समझना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमें नहीं पता कि ज़्यादा कौन है, एज है ज़्यादा या बी है ज़्यादा, नहीं पता है, लेकिन अब इनके बीच में एक आइडियाबैटिक वाल लगा दिया गया है। अब आइडियाबैटिक वाल क्या होता है? आइडियाबैटिक वाल है किसी भी हालत में इससे ऊष्मा निकल करके इसमें नहीं जाएगा। जैसे मान लो लकड़ी डाल देते हैं और लकड़ी में भूसा डाल देते हैं, भूसा, या लकड़ी डाल के उसमें ऊन डाल देते हैं, तो सूखी हुई लकड़ी तो पहले से नॉन कंडक्टर है, उसमें बड़ी ऊन डाल देते हैं, तो एकदम में किसी हालत में नहीं जाने देगा। इसको हम बोलेंगे
ये आइडियाबैटिक वाल है। लेकिन एक थर्ड सिस्टम सी है जिसके बीच में डाइएथर्मिक वाल लगा हुआ है। डाइएथर्मिक वाल का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो इसके साथ कनेक्ट कर सकता है, ए इसके साथ कनेक्ट कर सकता है और धीरे धीरे ए भी इसके साथ कनेक्ट कर सकता है। बात को समझना, मैं बोल रहा हूं कि ए है, बी है, ए कभी भी आपस में अभी अपने से बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन ए सी है तो ए इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि इससे उष्मा इसमें आ सकता है चाहे जा सकता है। उसी प्रकार से ए इसके बराबर हो सकता है, इससे उष्मा इसमें आ सकता है जा सकता है। ए कभी भी अपने मन से बराबर नहीं होगा, लेकिन ए सी के बराबर हो सकता है और बी सी के बराबर हो सकता है। इस हिसाब से हम ए कह सकते हैं ए बी के बराबर हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ, शून्यवां नियम। देख लो, ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि बी और सी भी क्या हो जाएगा, मतलब बी और सी भी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट नहीं आया लेकिन घुमा फिरा करके आ गया। इसी को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, हम इसी को कहते हैं। अब हम लोग आते हैं हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी। हीट उष्मा, वर्क कार्य, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा। सबसे पहले उष्मा क्या है, तो एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग whenever there is temperature difference between the system and its surrounding is called heat। क्या मतलब, अभी तो बताए थे कि एक ऊर्जा है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है, ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम टू सराउंडिंग, वस्तु से निकल करके उस वातावरण में, वातावरण से वस्तु में। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्रांसफर है, एक जो ट्रांसफर हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट कहते हैं। अब देख लेना इसका साइन कन्वेंशन समझना कि व्हेन एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, वातावरण से अगर वस्तु में आ रहा है तो हमको पॉजिटिव लेना है। जैसे तुम्हारा शरीर वस्तु है, तुम ले रहे हो तो पॉजिटिव, उष्मा को कैसा माना जाएगा, डब्लू को, अगर बाय द वे डब्लू ले लें या इसको हम लोग क्यू ले लें तो प्लस मानेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो गया, व्हेन एनर्जी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, वस्तु से अगर निकल के वातावरण में जा रहा है तो उष्मा को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या मतलब बोले कि अगर सराउंडिंग टू बॉडी तो प्लस और बॉडी टू सराउंडिंग तो माइनस। तो बच्चे इसको अच्छा से देख लेना, ये सब सिंपल टॉपिक्स है, देखते चलना। हाँ, ये सब कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, हम ऐसे तुमको यहाँ से समझा दिए, यहाँ पर भी समझा दिए हैं कि पॉजिटिव कब लेंगे, अगर एटमॉस्फेयर से बॉडी में आ रहा है तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और बॉडी से अगर एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो क्या ले लेंगे, हम लोग इसको माइनस ले लेंगे। समझ में बात आ रहा है, अगर एटमॉस्फेयर से बॉडी में गया तो प्लस, और अगर बॉडी से एटमॉस्फेयर में गया तो माइनस। वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए बॉडी और सिस्टम मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अरे बेटा, ये तो वर्क जान ही रहे हो कि फोर्स अगर हम उसमें कुछ लगाए, अगर कुछ फोर्स को अप्लाई किया गया और फोर्स को अप्लाई करने से अगर बाय द वे वर्क हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम कहेंगे कि वहां पर वर्क हुआ। यही तो फंडामेंटल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू ए इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया कि अब बात को समझना कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कोई फ्लूइड ले लेते हैं, जैसे पानी ले लेते हैं, अब उसको खूब गर्म कर देते हैं, गर्म करेंगे और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन समझना, जैसे साइकिल में हवा देते हो तो ये वाला एक तरह का पिस्टन है, लेकिन इसमें तो उठाना पड़ता है ना। ये क्या होगा कि नीचे से अगर थोड़ा सा उसको बल मिलेगा ना तो क्या करेगा, अपने से ऊपर स्लाइड कर जाएगा, वो फ्रिक्शन लेस होता है। अब ऐसे देखो, एकदम फ्रिक्शन लेस तो दुनिया में कोई चीज़ हो नहीं सकता है, लेकिन कम से कम फ्रिक्शन तो किया ही जा सकता है। तो अब यहाँ पर जब फोर्स लग गया तो पिस्टन क्या हो गया, ऊपर में डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेस हो गया तो अभी बता रहे हैं कि तो कितना वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा P इंटू ए इंटू डी एक्स, क्योंकि क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को अगर तोड़ देंगे तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, लेकिन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल, H का मतलब dx,
एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम। इसका मतलब dw बराबर निकल गया a तो रहेगा, सॉरी p तो रहेगा और a dx के बदले dv, तो क्या हो गया p dv, क्या हो गया p dv। लेकिन ये स्मॉल वर्क निकला। अगर तुमको पूरा का पूरा वर्क निकालना है तो इसी को तुम इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल वॉल्यूम vi से फाइनल वॉल्यूम vf तक। i का मतलब इनिशियल, f का मतलब फाइनल। ये हो गया w, p को बाहर निकाल लो और dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, vi से लेके vf तक, और w p, और ये हो जाएगा vf माइनस vi। ये हो गया वर्क w इज इक्वल टू p इंटू vf माइनस vi, ये हो जाएगा वर्क। अब आते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। ये तो बहुत ही सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, उस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी है और कितना काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को हम सम कर देंगे तो निकल जाएगा उस बॉडी का टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। E इज इक्वल टू के ई प्लस यू ई। तो फिर बता दो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा। अगर बाय द वे क्या लिखे हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट उस सिस्टम जिस कण का बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब वो जिस कण का बना हुआ है, उन कणों के बीच में उनका जो गतिज ऊर्जा और कितना उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों के योग को ही हम बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी उसी को हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं इफ सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम capable of doing external work, then the quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of increase in the internal energy of the system and the external work done. Yes, क्या होता है कि टोटल जो हीट है वो टोटल हीट दो हिस्सा में खर्च हो रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला, उस वस्तु का आंतरिक ऊर्जा कितना इंक्रीज किया, इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा नहीं को उष्मीय ऊर्जा कहो, सॉरी उष्मीय ऊर्जा, उसका उष्मीय ऊर्जा कितना इंक्रीज कर गया और उस वस्तु के द्वारा कितना एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, बाह्य किया गया कार्य। देखो मतलब तुम कह सकते हो कि ये जो कुल ऊष्मा है, किसी वस्तु को जो तुम कुल ऊष्मा दिया, वह कुल ऊष्मा दो हिस्सा में खर्च हो गया। पहला है उष्मीय ऊर्जा का प्रसार, कितना उष्मीय ऊर्जा में प्रसार हुआ, प्लस बाह्य कार्य, बस ये चीज, इसी को फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं कि टोटल वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज एक्सपेंड इनटू टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज उष्मीय ऊर्जा का प्रसार, इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। अब बाय द वे टोटल हीट तुम डी क्यू दे रहे हो और उष्मीय ऊर्जा में जो प्रसार हो रहा है उसको तुम डी यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और बाह्य वर्क डन जो है उसको डी, तो डी क्यू इज इक्वल टू, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट, जितना उसको तुम हीट दिया वह हीट दो हिस्सा में खर्च हो गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी वस्तु को दिया गया कुल ऊष्मा, उस वस्तु के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य, इन दोनों के सम के बराबर होता है। और अभी तुम क्या बोले कि दिया गया कुल कार्य, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और बाह्य कार्य, लेकिन अभी तुम पढ़े कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी भी, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे भी आ जाएगा कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी। इस तरह से भी तुम इसको लिख सकते हो। बस अभी एग्जामिनेशन को लेकर के बेटा क्लास चल रहा है, तो बस अभी उतना ही काम हम लोग करते जाएंगे, है ना। अब फर्स्ट लॉ का क्या लिमिटेशन है, तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट लॉ से हम लोग को ये पता नहीं चल पाता है कि हीट का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग को पता नहीं चल पाता है। सेकेंड है कि इट डज नॉट टेल अस हाउ मच ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क।
हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि ऊष्मा का कितना मात्रा कार्य में परिवर्तित हो गया। ऊष्मा का कितना मात्रा कार्य में परिवर्तित हो गया ये भी हम लोग को पता नहीं चलता है, ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। और तीसरा कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन अंडर विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, और हमको ये भी पता नहीं चलता है कि किस दिशा में ये जो कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुआ उसका कौन सा डायरेक्शन है, ये भी हम लोग को पता नहीं चलता है। तो तुम अगर ये 3 भी लिमिटेशन ध्यान रखोगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो तुम इसको लिख सकते हो। अब एक दो छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में भी थोड़े थोड़े बात पढ़ लो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। देखो बेटा 3 चीज होता है, PVT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या है, द प्रोसेस विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज। देखो एक कांस्टेंट हो गया, हम कवर कर दे रहे हैं, तो चेंज कौन कर रहा है, P और V। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, और इसका ग्राफ होता है P और V। ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, P और V चेंज कर रहा है, P और V चेंज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं सेकेंड में, आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस, अब आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज करता है। प्रेशर भी चेंज कर गया, वॉल्यूम भी चेंज कर गया, टेम्परेचर भी चेंज कर गया, लेकिन हीट, चेंज ऑफ हीट शून्य हो गया, चेंज ऑफ हीट 0 हो गया। ए प्रोसेस विच प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट में कोई एक्सचेंज नहीं आया, साइकिल का ब्लास्ट कर जाना, साइकिल का ब्लास्ट कर जाना। क्या होता है, अंदर में प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन अंदर का हीट नहीं बढ़ता है। हीट नहीं बढ़ता मतलब हीट ऐसा मत समझना कि हीट 0 है, हीट 0 नहीं बोल रहे हैं, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट 0 है। जैसे मान लो कि पहले भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर में रहा होगा, तो अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज कर गया, वॉल्यूम चेंज कर गया, प्रेशर चेंज कर गया। गर्मी के दिनों में धूप में साइकिल छोड़ दोगे तो ट्यूब इसीलिए ब्लास्ट कर जाता है, उसके टायर ब्लास्ट कर जाते हैं, क्योंकि प्रेशर उसका चेंज कर गया, वॉल्यूम चेंज कर गया, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज कर गया अंदर का, वॉल्यूम भी चेंज कर गया, जगह मांग रहा, हवा उतना है, अब पहले से फुल है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो और जगह मांगेगा, नहीं मिलेगा, उड़ा देगा, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। फिर से सुन लो, आइडियाबैटिक प्रोसेस, प्रेशर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, लेकिन हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस है ना, इसी को। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, पक्का समझ में आ रही है? क्या क्या बोल दिया आपको मैंने बोला कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज करेगा, हीट एक्सचेंज 0। अब हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या चीज हो, क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हीटिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का गर्म होना आइसोबैरिक प्रोसेस है। क्या हो रहा है उसमें, उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है बच्चा, उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, याद रखना। अब आते हैं हम लोग आइसोवॉल्यूमिक, या इसको आइसोकोरिक भी बोलते हैं, तो नाम ही है आइसोवॉल्यूमिक। इसका मतलब से वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि द लॉ स्पेसिफाइंग द कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, हीट इनटू वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितना उष्मा कार्य में परिवर्तित हुआ, उष्मा को कार्य में परिवर्तित होने की जो मात्रा है ये बताता है
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा का दूसरा गतिकी का नियम। लेकिन इसके लिए दो वैज्ञानिक ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है, और अभी जो तुम्हारे मॉडल सेट निकले हैं उसमें लिखा हुआ है कि किसी एक का लिखिए, तो अच्छा से दोनों स्टेटमेंट याद कर लेना। तो पहला केल्विन का बारे में पढ़ते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। क्या मतलब? इन्होंने कहा, केल्विन ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क, लगातार कार्य होना एकदम असंभव है, बाय कूलिंग ए बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट। क्या मतलब कि निम्न उष्मा वाले वस्तु से उच्च उष्मा वाले वस्तु में उष्मा का प्रसार नहीं हो सकता है अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। क्या मतलब? अरे बेटा, फिर वही उदाहरण, दो टंकी ले लें, अब इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो नियमतः ज़्यादा से कम में जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि कम से ज़्यादा में जाए नहीं करेगा, नहीं लगेगा, मोटर लगा करके भेज देंगे। ये बाह्य बल हो गया। अगर ऐसे बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो यह संभव नहीं है कि कम उष्मा वाले वस्तु से उष्मा निकल करके ज़्यादा उष्मा वाले वस्तु में समाए। इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency transfer heat from one body at lower temperature to the another at higher temperature। इसी प्रकार से अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो कोई मशीन भी लो टेम्परेचर वाले वस्तु से, मशीन को तुम कहीं से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दोगे, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दोगे, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्या मतलब? इन्होंने बताया कि संसार में यह ऐसा मशीन बनाना संभव ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। थोड़े हम तोड़ के बता दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि संसार में ऐसा कोई मशीन ही नहीं बनाया जा सकता है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। एफिशिएंसी का मतलब दक्षता, दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता, मतलब जो पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा संसार में मशीन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे तुम अब खुद सोचो, अपने गाड़ी को लो, गाड़ी के इंजन में क्या होता है? बहुत हीट एनर्जी बनता है। अब सारा का सारा हीट एनर्जी वर्क में ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं। बहुत सारा हीट गाड़ी स्टार्ट होने में धुआं बन करके बहुत सारे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाता है। तो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? सारा का सारा गाड़ी चलने में तो खर्च नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रिज उरिज जितना भी काम करता है वो सारा का सारा काम करता है। कैसे काम करता है? सारा का सारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करता है। क्या हुआ? फ्रिज कैसे काम करता है कि ठंडी वस्तु से ही उष्मा निकाल करके गर्म वस्तु में टेम्परेचर को डालता है। नहीं, एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है ना, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या? ज़्यादा है। फ्रिज के भीतर का टेम्परेचर क्या है? कम है। फ्रिज के भीतर जो वस्तु है उसका टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है। और उसी से उष्मा निकाल रहा है, पानी से उष्मा निकाल रहा है, और पानी से उष्मा निकाल करके और उसको एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है। फ्रिज में फ्रीऑन गैस डाल करके सब काम कराया जाता है। जो कभी फ्रिज अगर पढ़ाना होगा, पढ़ाएंगे तो तुमको इसके बारे में काफ़ी डिटेल हम तुमको बता देंगे। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो, केमिस्ट्री में अगर ये समझाना होता तो बहुत ही आसान हो जाता, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर वहाँ बोलते कि N2 + 3H2 = अब देखो ऐसा डायरेक्शन दे देंगे, हो जाएगा 2NH3। ये हो गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराए तो अमोनिया बन गया, अमोनिया को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन C+O2 ये वन वे है, एक वे में है CO2। अब कोई भी स्थिति नहीं है कि CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कार्बन ऑक्सीजन निकाल ले। तो हो गया इरिवर्सिबल। ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस और ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हो गया कि जो दोनों दिशाओं में काम करे, इससे ए बना दे तो उससे ओ बना दे। जो दोनों डायरेक्शन में काम करे इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। लेकिन जो एक ही डायरेक्शन में काम करे उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। हम लोग रिवर्सिबल पहले पढ़ते हैं। एनी प्रोसेस विच कैन मेक द प्रोसेस इन रिवर्स डायरेक्शन बाय रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मतलब फिर से वापस बाय वेरिएशन इन इट्स कंडीशन सो दैट ऑल चेंज ऑक्योर डायरेक्ट प्रोसेस आर एक्जैक्टली रिवर्स इन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जैसे अब क्या हो गया? यहाँ देखो, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। और यहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर चेंज कर रहा है, ये हो गया, क्या हो गया? मतलब मेंटेन है, चेंज कर रहा है नहीं बोलेंगे। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर।
अगर यहाँ भी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, अगर तीनों का जो मर्ज है अगर एक जैसा जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मतलब, यहाँ से गया, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, अगर एक कंटिन्यूअस चलते रहे इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे इंजन का चलना रिवर्सिबल प्रोसेस एक तरह का है। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन रिवर्सिबल का? द प्रोसेस शुड टेक प्लेस वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे होता है। द सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डिसिपेटेड फोर्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स एटसेट्रा। इसमें होना चाहिए कुछ फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, सॉरी इससे फ्री होना चाहिए, इससे फ्री होना चाहिए। अब अगर नहीं होगा तो रिवर्सिबल कैसे होगा? बहुत सारा तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स नहीं डेवलप होना चाहिए, विस्कस फोर्स नहीं डेवलप होना चाहिए। ये क्या रेजिस्टेंस है ना, अरे फ्रिक्शन फोर्स क्या है? रेजिस्टेंस है, ये तो विरोधी बल है। तो अगर विरोध होते रहेगा तो फिर रिवर्स नहीं हो पाएगा। और देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन। चाहे कंडक्शन की क्रिया हो, अब देखो ये तीनों अलग अलग प्रोसेस है। कंडक्शन का मतलब होता है चालन, जैसे हम लोग ठोस को कहीं गर्म करते हैं, तुम जैसे लोहा को गर्म करो, धीरे 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 अपने ऊपर तक उष्मा आ जाएगा, इसको कंडक्शन बोलते हैं। अब कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल हीट लेकर के आगे तक बढ़ता है। जैसे पानी गर्म करो तो पानी का मॉलिक्यूल हीट लिया, वो ऊपर वाले को जाकर दिया, फिर नीचे वाला ऊपर वाले को जाकर दिया, नीचे वाला ऊपर, देखिए इसलिए पानी ऐसे ऐसे चलते रहता है। और रेडिएशन, जैसे सूरज की रोशनी एकदम सीधे वहाँ से रेडिएट होकर के आती है, विकिरण विकिरण विकिरण, है ना। तो तीन तरह का कंडक्शन होता है, उष्मा को आगे तक ले जाने का तीन तरीका होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्शन, तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ में बोलता है सॉरी रिवर्स क्या बोल दिया, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस में बोलता है कि रिवर्सिबल तब होगा जब चाहे कंडक्शन हो रहा हो, चाहे कन्वेक्शन हो रहा हो, चाहे रेडिएशन हो रहा हो, इस दौरान इस ऑपरेशन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ए नाम ही है एनी प्रोसेस विच कांट बी मेड टू प्रोसेस इन रिवर्स कंडीशन। इसमें रिवर्स कंडीशन में नहीं आ सकता है, गया तो गया, गया तो गया। जैसे ये क्या हीट है, अब ट्रांसफर हो गया, कोल्ड में चला गया तो चला गया, अब वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना, डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, गैस को डिफ्यूज कर देना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट कर देना, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बॉडीज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ हीट, अलग अलग ताप पर क्या कर देना, एक्सचेंज ऑफ हीट, उष्मा को एक्सचेंज कर देना। तो ये सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आकर के बेटा आज का क्लास आप लोग का फिनिश्ड होता है। और थोड़ा इसमें थ्योरी है तो थोड़ा आपको मेहनत पड़ेगा, हाँ थोड़ा आपको याद कर लेना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा और बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे के सारे अच्छे टॉपिक्स हैं। और फिर भी कोई अगर दिक्कत होता है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने क्लासेज आपके पास जाने वाले हैं। और कोई समस्या हो, किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम्स हो तो डाउट को ज़रूर से ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और नए टॉपिक्स में नए दिन नए ऊर्जा के साथ फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।